अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड 36 में आप सबको खुश आमदीद है। आज जिसने एपिसोड नहीं भी देखनी होगी वो भी देखेगा, क्योंकि हमने जो अपना $1000 से $10,000 का चैलेंज है वो स्टार्ट कर दिया है और मार्केट में माशाल्लाह बहुत लोगों को इसका पता चल चुका है। और अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड देखा होगा तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि बहुत ज़्यादा आवाम ज्वाइन कर चुकी है इस चैलेंज को। और अभी चैलेंज जो हमारा स्टैंड कर रहा है $1000 के ऊपर ही है। चैलेंज को स्टार्ट किए हुए हमें तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं। तो आज की पॉडकास्ट के अंदर हम इसी चैलेंज के ऊपर बात करेंगे। लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किए हैं और इतनी ज़्यादा आवाम के क्वेश्चंस के आंसर हम एक साथ तो कर नहीं सकते। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना पॉडकास्ट के अंदर जो ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उन आंसर्स के क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएं, ताकि हर एक को पता चल जाए कि क्या एक्सपेक्टेशन सेट होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कितना टीपी से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कितने एक्सेस तक अपने पोर्टफोलियो को लेके जा सकते हैं, कितने लोग उसको फॉलो कर पाएंगे, कितने लोग नहीं कर पाएंगे, मार्केट मैनिपुलेटर जो बैठे हुए हैं वो मार्केट को कैसे लेके चलते हैं, उनकी मूवमेंट्स को कैसे देखना है हमने। ये सारी चीज़ें आज के हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सबसे पहले बाइनेंस है, जिस पे हम अपने मोस्टली ट्रेड्स देते हैं। अगर आपने अभी तक बाइनेंस को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बाइनेंस जो है दुनिया की सबसे टॉप की एक्सचेंज है और हमारे ज़्यादातर ट्रेड्स बाइनेंस के ऊपर रन होते हैं। तो अगर आपने बाइनेंस ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बाइनेंस के अलावा भी अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है, यूरोप के अंदर बैठे होते हैं और वहाँ पे बाइनेंस नहीं चल रही होती, या किसी और दुनिया के कोने में बैठे होते हैं जहाँ पे बाइनेंस नहीं चल रही होती। तो हमारे साथ जैन भी मौजूद हैं। जैन यूके में होते हैं। तो जैन, कोई ऑप्शंस है हमारे पास अगर कोई बाइनेंस ना इस्तेमाल करना जानता हो, या उसके पास बाइनेंस की एक्सेस ना हो, या कोई प्रॉब्लम हो, तो वो यूके में बैठ के क्या कर सकता है? जी अदनान भाई, आपने जैसे बोला कि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि बाइनेंस जो है अभी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, बट स्टिल काफ़ी जगहों पे रेगुलेशंस की वजह से एक्सेस लोग नहीं कर पा रहे। और काफ़ी लोगों का ये भी मसला होता है कि दे आर न्यू टू क्रिप्टो, तो वो वैसे ही ओवरवेलम हो जाते हैं कि हम कहाँ से क्रिप्टो खरीदें, कहाँ से नहीं खरीदें। तो फिर मैंने इसकी रिसर्च की थी, जैसा आपने मुझे बोला था करने को। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा मिला जो यूरोप को भी टारगेट कर रहा है। इट्स कॉल्ड इंस्टा। तो उस पे इन्होंने एक बड़ा अच्छा सेटअप इस तरीके से करा हुआ है कि यू डोंट रियली नीड प्रॉपर क्रिप्टो नॉलेज। जैसे कि आप amazon, वॉलमार्ट, दराज.पी के कहीं से भी आप चीज़ ऑर्डर करते हैं, वैसे आप सिमिलरली इंस्टा कॉइन से बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं। तो इसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल लाइक हाई लेवल, ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपके पास मेरी स्क्रीन आ रही है। जी जी, नज़र आ रही है। जी। तो इंस्टाकॉइंस का जो मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि दे आर मेकिंग इट वेरी इजी फॉर पीपल टू बाय बिटकॉइन, राइट। सो इसके अंदर सबसे अच्छी जो बात इनकी ये है कि दे आर फुली रेगुलेटेड। मतलब इनके पास यूरोप में काफ़ी डिफरेंट जगहों पे उन्होंने अपनी रेगुलेशंस की हुई हैं। एंड सबसे अच्छा इन्होंने जो आपके लिए आसान बनाया हुआ, इट्स अ सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आप रजिस्टर करते हैं, जैसे आप हर डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं, सिमिलरली आप इस पे भी बनाते हैं अपना एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन यूज करके। उसके बाद फिर यू कैन इजीली बाय बिटकॉइन यूजिंग अ रेंज ऑफ मेथड्स। के इनके पास इतने मेथड्स हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत हो। यू कैन इवन यूज वायर ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, स्क्रिल, पेपैल एंड सो ऑन। एंड उसके बाद जब आपने एक दफ़ा बिटकॉइन खरीद लिया है, अब जिन लोगों के पास अपने पर्सनलाइज्ड वॉलेट्स वगैरह हैं, ऑब्वियसली दे कैन यूज दैट, बट कुछ लोगों को वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एज आई सेड कि ये न्यूबीज के लिए भी काफ़ी फ्रेंडली है, तो आप उसको सिमिलरली स्टोर इनके वॉलेट्स में भी कर सकते हैं, जो कि अगेन प्रॉपरली रेगुलेटेड हैं। और इसमें एक और जो मुझे बात काफ़ी अच्छी लगी थी कि ये काफ़ी ज़्यादा करेंसीज को भी एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे यूरो हो गया, यूएसडी, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, नॉर्वेजियन क्रोनर, इवन साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है, दे इवन एक्सेप्ट दैट। तो इनका मेन मकसद यही है कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू मेक बिटकॉइन वेरी एक्सेसिबल टू पीपल जो अभी क्रिप्टो को समझने में जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या वो कोई ऐसे मुल्क में है जहाँ पे अभी बड़ी एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस जो हैं वो नहीं परफॉर्म कर पा रही। अच्छा, आपने इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। अक्सर दफ़ा पाकिस्तान में लोग बैठे होते हैं, उनको पी टू पी से जो है ना वो क्रिप्टो खरीदनी पड़ती है। जबकि इंस्टा कॉइन्स इस वक्त यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है
और इसमें आपको P2P नहीं करना पड़ता, आप अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंट करेंसीज दिखा रहे हैं जैन स्क्रीन के ऊपर। इसमें से कोई ओके। भी करेंसीज से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं और उसके लिए आपको कोई वॉलेट की भी जरूरत नहीं है। ये एक रेगुलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके बिटकॉइन जो है ना वो आपकी सेफ्टी नज़र में रखते हैं। तो आपको अलहदा से एक एक्सटर्नल लेजर नैनो एक्स या कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ पे बिटकॉइन वगैरह महफूज रहेंगे और ये जो है रेगुलेटेड है इवन इन यूएस। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं जहाँ पे ये रेगुलेटेड हो चुकी है। सो अगर आपने अकाउंट इस पे बनाना हो तो इसका भी लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ पे जाके इस पे अकाउंट बना लेंगे और वहाँ से जाके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स यू जैन फॉर वॉकिंग अस थ्रू विद इंस्टा कॉइन्स एंड थैंक्स टू बाइनेंस एज वेल। अब चलते हैं ज़रा अपने आज टॉपिक्स की तरफ। जैन, इफ़ यू कैन शेयर विद अस सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट पीपल हैव, जो हमारे डिस्कॉर्ड पे चैलेंज शुरू किया हुआ है उसमें लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हुए हैं, ज़्यादातर कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे? जी अदनान भाई, तो अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि सबसे पहला सवाल मैं क्या पूछने वाला हूँ, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन लोगों का है वो यही है कि जब सिग्नल आता है तो एक साथ इतने लोग उसको लेने के लिए दौड़ते हैं, एंड ऑब्वियसली व्हेन सच अ ह्यूज वॉल्यूम कम्स इन तो प्राइस जो है वो एकदम से पंप करती है। तो लोगों का फिर यही क्वेश्चन होता है कि कौन से मोमेंट पे उनको लेना चाहिए कॉइन, या अगर बहुत ज्यादा पंप हो जाए कैन दे स्टिल टेक इट या नहीं। जी अहमद नूर भाई, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। ज़रा रहनुमाई करें लोगों की। लोग आपसे क्वेश्चंस करते हैं तो हमने सोचा कि आज सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएं। और इसके अलावा हमारे जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं, जो हसन तारिक भाई भी हैं, असैसन भाई भी हैं और हमजा अली भी हैं, आप में से भी अगर कोई चिप इन करना चाहता है, इन क्वेश्चंस के आंसर देना चाहता है तो काइंडली फील फ्री टू आंसर इट। ओवर टू यू अहमद नूर भाई। अच्छा जी अदनान भाई, इस सवाल का आंसर ये है कि जब भी हम जो है ना तो सिग्नल दे देते हैं और सब लोग जो है ना तो उसमें इकट्ठा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो कॉइन ऊपर चला जाता है। और मैंने इनको बार बार कहा हुआ है कि कॉइन जो है ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1% या 1.2% ऊपर चला जाता है, तो आप काइंडली उसको ले लें। क्योंकि जो है ना तो कॉइन और भी ऊपर जा रहा होता है, तो ये लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं कि अभी नीचे आएगा फिर हम उसको बाय करेंगे, और उनको फिर एंट्री नहीं मिलती तो फिर गिला करते हैं कि हमने लिया ही नहीं है। तो इनको चाहिए कि बस जिस तरह मैं सिग्नल दे रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं 5-10 मिनट पहले मैं अलर्ट दे देता हूँ कि भाई सिग्नल आने वाला है, सब अपने मोबाइल अपने पास रखे, तो फिर उसमें इतना डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1% या मैक्सिमम 1.5%। तो फिर भी वो लोग जो है ना तो तकरीबन 2 से 2.5% अगर वो यानी मतलब हाई भी ले ले तो फिर भी वो जो है ना तो प्रॉफिट में रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। देखें, टाइमिंग्स का मसला होता है। जब भी अहमद नूर भाई आपको सिग्नल देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे मेंबर जो इस वक्त डिस्कॉर्ड के अंदर है सारे उसी टाइम फ्रेम के ऊपर जाके उस कॉइन को लेंगे। सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं सप्लाई और डिमांड का। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है उसकी प्राइस शूट होना शुरू हो जाती है, और जब डिमांड कम होती है प्राइस कम होती है। जब किसी सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इसका मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। डिमांड ज़्यादा होगी तो अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर सारे लोग उसी टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको वही प्राइस या उससे करीब करीब प्राइस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी डिले कर देंगे, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, आपको वो प्राइस कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा मकसद ये है कि आप खुद से ट्रेडिंग करना शुरू कर दें, सीखें कि कैसे सिग्नल दिए जाते हैं, कैसे सिग्नल को टाइमली एग्जीक्यूट कर किया जाता है। स्पॉट ट्रेडिंग का फायदा ये है कि आप टाइमली मार्केट के अंदर घुसें और टाइमली निकल आएं। तो अहमद नूर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि यार आपको अगर 1% ऊपर भी कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है आप उसको उठा लें, और अगर वो नीचे आता है या कुछ होता है तो आपने इसे पेशेंस दिखाना है। ये नहीं कि यार हर घंटे के बाद उसको आप देख रहे हैं, कह रहे हैं यार मेरा प्रॉफिट पोर्टफोलियो अब नीचे जा रहा है, मैं क्या करूं। हर दूसरे मिनट आपने क्वेश्चन नहीं करना, आपको ये चीजें सीखनी है कि अपने पेशेंस लेवल को कैसे कायम करना है। और जब तक आप उन चीजों पे काम नहीं करेंगे तब तक आप इस चैलेंज में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू रियलाइज। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ऐड एनीथिंग? जी बिल्कुल अदनान भाई, आपने सही बोला कि जैसे ही सिग्नल आता है ऑब्वियसली कॉइन पंप करेगा। आपको खुद भी अपनी थोड़ी जजमेंट यूज करनी होती है कि कॉइन के अभी क्या हालात नहीं, क्या इतना पंप कर गया है कि आपने मिस कर दिया सिग्नल। और जरूरी नहीं है, जब ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि आपको अगर लेट से हम इस चैलेंज में 50 सिग्नल देते हैं, आप 50 के 50 सिग्नल आप ले पाए। ऑब्वियसली हर किसी की जिंदगी में 10 चीजें चल रही होती हैं, आप हर वक्त बाइनेंस खोल के या फोन हाथ में लेके तो नहीं बैठे रहेंगे, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाके देखें द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट।
तो अगर आप एक आध ट्रेड मिस भी करते हैं, उसके बाद आप आगे जाके दूसरी भी लेते हैं, तो वो चीजें आपके प्रॉफिट्स कंपाउंड होते 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 आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। तो जस्ट यूज योर जजमेंट, और जब आपके पास ट्रेड आपकी आती है उस हिसाब से आप ले लें। इवन मतलब नोटिफिकेशंस अपने ऑन रखें एंड ऑल। अहमद भाई की कभी भी एवरीवन को नोटिफिकेशन आता है, मैं फौरन फोन उठा के देखता हूँ। एट टाइम्स ओके, वो सिग्नल से रिलेटेड होता है, एट टाइम्स दूसरी भी बातें होती हैं। तो वो यही है कि यू जस्ट हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड यूज योर जजमेंट। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बहुत लोग कर रहे हैं टाइमिंग के हवाले से, कि यार आप जिस टाइम पे ट्रेड दे रहे हैं, ज़्यादातर आपका टाइम जो है हमारे टाइम से मैच नहीं करता। आप रात के पाकिस्तान के मुताबिक 2 बजे ट्रेड दे रहे होते हैं, तो हम उस वक्त सो रहे होते हैं। तो एसएसिन ने बीच में एक बड़ी अच्छी बात की थी कि यार जब 2 बजे आपका कोई प्रोजेक्ट नीचे चला जाता है, तब आप सारे एक्टिव कैसे हो जाते हैं? तब आप लोग आते हैं कहते हैं यार मेरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, उस वक्त भी तो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। क्रिप्टो मार्केट जो होती है वो 24/7 चलती है। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि किस टाइम पे आपका सेटअप बनेगा, किस टाइम पे नहीं। रैंडम तरीके से ये सेटअप बनते हैं, क्योंकि दुनिया में एक जगह पे दिन हो रहा होता है, एक जगह पे रात हो रही होती है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि सिग्नल उस वक्त दिए जाएं जब बहुत से लोग एक्टिव हों, लेकिन सेटअप का टाइम आपने नोटिफिकेशन ऑन रखनी है। ग्रुप के अंदर आप 1000 से 10,000 चैलेंज का जो हमारा चैनल बना हुआ है, उसकी सेटिंग में जाके आप वहां से उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ताकि फौरन से आपको पता चल जाए और आप एग्जीक्यूट कर सकें। इसके अलावा अहमद नूर भाई, टाइमिंग के हवाले से आप इस बारे में और क्या कहना चाहेंगे? भाई टाइमिंग के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा मसला तो हमें होता है, क्योंकि हम दिन रात जो है ना तो मार्केट को देख रहे होते हैं। इनको तो मैं जो है ना तो तकरीबन 10-15 मिनट पहले जो है ना तो अलर्ट दे देता हूँ कि भाई आप लोग सब उठ जाए, क्योंकि जो है ना तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के बहुत ज़्यादा जो है ना तो वो है सेटिंग्स है। तो आप अगर नोटिफिकेशन को ऑन रखें तो कोई मसला इस तरह नहीं होगा। यानी और जितने भी ग्रुप्स है उनमें तो कोई इवन मुझे कोई एक पता है कि उसमें कोई नोटिफिकेशन देता है, अलर्ट देता है, लेकिन फिर हम जो है ना तो अपने मेंबर्स के लिए, ताकि वो खुश रहें, तो उसके लिए ताकि वो जो है ना तो बार बार मोबाइल को अपने हाथ में ना रखे हर टाइम, या हर टाइम ऑनलाइन ना रहें, तो उसके लिए हमने ये फैसला किया है कि हम जो है ना तो 5-10 मिनट पहले अलर्ट देंगे। और मेरे ख्याल में ये तो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो इससे ज़्यादा तो क्रिप्टो में फिर मुश्किल ही हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात की। देखें, उंगली पकड़ के चलाना इतनी बड़ी कम्युनिटी को कोई आसान बात नहीं होती। तो अहमद नूर भाई ने कहा है कि ये डिफरेंट ग्रुप्स में भी रह चुके हैं और वहां पे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया जाता। वहां पे आपको ऐसा कोई सिग्नल दिया जाता है, फौरन से वो सिग्नल देते हैं और फौरन से आपका जो है ना वो प्रॉफिट बना के निकल भी आते हैं। तो वहां पे इन्होंने देखा है कि लोग इतनी कंप्लेंट्स नहीं करते, क्योंकि लोग जो हैं ऑलरेडी ट्रेडिंग के अंदर काफी अरसे से हैं, लोग समझ चुके हैं इसकी गेम को। हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस थोड़ी नई है इस काम में, तो लोगों को सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक नई हैबिट डेवलप होने में एटलीस्ट 72 घंटे चाहिए होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आप सब इस हैबिट को अपनाएंगे और जैसी आपको ट्रेड दी जाती है आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगेन दोबारा रिमाइंड करवा देते हैं, जिस टाइम पे अहमद भाई ट्रेड को शेयर करेंगे, जरूरी नहीं कि उसी वक्त आप उसको कैच कर पाएं। आप 1 या 2 मिनट भी उसमें से लेट हो जाएंगे या 3 मिनट भी लेट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत प्राइस की मूवमेंट आएगी ऊपर नीचे, लेकिन आपने ट्रेड को एज इट इज फॉलो करना है जैसे इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, और आपका इंशाल्लाह प्रॉफिट हो जाएगा। और बीच में हसन तारिक भाई भी एक बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कि जरूरी नहीं कि 1000 से 10,000 चैलेंज जो है आप पूरे 10,000 बना पाएंगे। आप अगर उससे करीब करीब भी हो जाते हैं, इट्स अ प्रॉफिटेबल वन फॉर यू। मुझे कोई और इन्वेस्टमेंट बता दें जहां पे आपका $1,000 से 2,000 बन गया हो, या 5,000 बन गया हो, या 7,000 बन गया हो। ऐसा कहीं नहीं होता। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका होना चाहिए, जैसे जैन बता रहे थे। उस इफेक्ट को अपने सामने रखना है और अपने पोर्टफोलियो को लेके चलना है। ऑल्सो जी, और अहमद भाई ने एक और आप बोला अगर समझे। तो आप देखें कि बहुत अच्छा पार्ट है इसके अहमद के उसके ऊपर बिहाफ पे, कि वो जो है आपको कुछ देर पहले नोटिफिकेशन दे देता है, क्योंकि सेटअप किसी टाइम पे आ सकता है। क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे काम करती है, लेकिन वो आपको नोटिफाई करता है, वो मेंबर से पूछ लेता है अगर आप सारे उठे हुए हैं, तो उसके बाद वो सिग्नल देता है। उसके अलावा अगर आप देखें, हम जो बात कर रहे थे इससे पहले, रिकॉर्डिंग से पहले, कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अगर 1K to 10K दिया हुआ है तो आप बिल्कुल 10K पे स्टिक होके रह जाएं। कुछ लोग होंगे जो 9,000 पे जाएंगे, कुछ होंगे 6,000 पे जाएंगे, कुछ 5,000 पे जाएंगे। 9,000 भी 9x है, 5,000 5x है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने इतना भी बना लिया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ से अपना माइंडसेट बना लें कि एट द एंड ऑफ द डे जब चैलेंज खत्म होता है कि हमने कुछ ना कुछ अचीव किया हो। अगर आप इसी 100% एक्यूरेसी और 100% जो है वो हर ट्रेड के पीछे भागेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर सकेंगे।
ठीक है, अगर आप अपनी एम और अचीवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं तो 5x भी आपके लिए बहुत होगा और 8x भी आपके लिए बहुत होगा। एग्जैक्टली। सो ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। अब टाइमिंग के हवाले से हमने आपको जवाब दे दिया। अब एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से लोग कर रहे हैं कि हम क्या अपना मैनुअल टीपी और एसएल जब ट्रेड शेयर करते हैं उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होगा तो उससे क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, और अगर नहीं होगा तो उससे क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है? अहमद भाई, इसके ऊपर ज़रा अपने ख्यालात शेयर करें। अच्छा जी अदनान भाई, बात इस तरह है कि जब हम मैनुअल या जो है ना, तो हम सबसे पहले जो हम सेटअप देते हैं उसमें अगर हम जो है ना तो अपनी टीपी और एसएल शेयर कर लेते हैं तो मार्केट मेकर्स को सब कुछ पता होता है, क्योंकि उनके पास सारा डेटा होता है। हर एक चीज़ उनके सामने जो है ना तो बिल्कुल खुली किताब पड़ी होती है। तो अगर हम एसएल जो है ना तो मैनुअली दे दे तो ये सारे लोग जो है ना तो ट्रेड लेके एसएल लगा ले, तो फिर जो है ना तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, बाएं हाथ का गेम है उनके लिए। तो वो जो है ना तो डायरेक्ट एसएल को हिट करके फिर जो है ना तो मार्केट के ऊपर चले जाते हैं। और दूसरी बात, अगर हम जो है ना तो टीपी दे देते हैं, जिस तरह आज आपने देख लिया कि जो है ना तो कॉइन ऊपर चला गया, मार्केट और भी ऊपर जा रही थी, तो जिस तरह 0.1% जो है ना तो टीपी के लिए रह गया था, तो वहां से मार्केट फिर नीचे आ गया जो सिग्नल हमने दिया था। तो उनके पास तो सब कुछ हमारा सारा डेटा होता है। तो हमने करना इस तरह होता है कि हमने जो है ना तो मैनुअल सब कुछ करना होता है। तो मैनुअल एसएल और मैनुअल टीपी के लिए भी जो है ना तो मैं इंशाल्लाह 5 to 10 मिनट्स पहले अलर्ट दूंगा कि जो है ना तो आप सब लोग जो है ना तो ऑनलाइन हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना तो मैं मैनुअल एसएल और या मैनुअल टीपी दूंगा, ताकि हमारा कोई भी डेटा उनके पास ना चला जाए। हाँ, तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल दिया आपने कि पहले जो भी हम ट्रेड्स करते थे अपने डिस्कॉर्ड के अंदर, तो हम खुल के जो है ना अपना एसएल भी देते थे और टीपीस भी देते थे। जिन लोगों को नहीं पता टीपी क्या होता है, टीपी स्टैंड फॉर टेक प्रॉफिट, एसएल जो है वो होता है स्टॉप लॉस। टीपी ये होता है कि अगर आपने $5 का इन्वेस्टमेंट की है, आप कहते हैं कि मैंने पहला प्रॉफिट बुक करना है $60 पे, तो वो आपका टीपी 1 होगा कि पहला प्रॉफिट मेरा $60 पे होगा। फिर आप कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूं कि ये $9 पे जाए तो मैं अपना दूसरा प्रॉफिट बुक कर लूं, तो वो टीपी 2 हो जाएगा कि दूसरा प्रॉफिट आपने $9 पे बुक किया है। इसी तरह अगर $5 से आपने कोई चीज ली हुई है, वो नीचे आती है $3 पे आती है, तो वो आपका एसएल होता है, स्टॉप लॉस होता है कि यार जब वो $3 पे आएगा तो मैं उसको बेच के निकल आऊंगा। अब जो अहमद भाई कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये सिग्नल के अंदर अपना टीपी और एसएल देना शुरू कर दिया, तो जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनके सामने सारा डेटा आ जाता है कि यार $5 की इन लोगों ने चीज खरीदी है, $60 पे तकरीबन 1,000 लोग बैठे हुए अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो मार्केट को कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो आप प्रॉफिट उसमें से बना लें, वो मार्केट को शॉर्ट कर देंगे कि उनको पता चल जाएगा कि यार लॉन्ग पे इतने लोग बैठे हैं तो हम शॉर्ट करके पैसे बना लेंगे। तो इनका, अहमद भाई का कहने का मकसद ये है कि कभी भी अपना ये डेटा मार्केट मेकर्स को नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये डेटा छुपा के रखूं, लोगों को पता ना चले, और मैं मैनुअली दे दूं। मैं मैनुअली का मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन दे के बता दूं कि यार अब आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और अब अपना अगर आपका नीचे जा रहा है ट्रेड तो आप उसमें से निकल आए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी। Assassin and Hassan Tariq, do you want to add something into it? नहीं नहीं अदनान भाई, ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है कि इन केस अगर आपको पता हो कि जो बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा उसके अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं। तो जब ये एक जगह पे आप एसएल या टीपी लगाते हैं तो उनके पास जो है वो ऑर्डर बुक आती है, उनको आइडिया हो जाता है कि इतने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे क्लस्टर लगाया हुआ है। तो क्लस्टर एसएल का हो, टीपी का हो तो कभी हिट नहीं होता, एसएल का होगा तो हमेशा हिट हो जाता है। तो क्लस्टर से बचने के लिए अहमद की अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो नहीं बताना चाह रहा, इससे फ़ायदा ये होगा कि डाटा शेयर नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक रिफ की ट्रेड थी, जो पुराने लोग हैं उनको आइडिया होगा। उसमें हम लोगों ने ना, मेरे कुछ दोस्तों ने, हमने मिलकर पहले रिफ बाय किया और हमने उसका जो स्टॉप लॉस है वो लगा दिया 0.1250, इस तरह 1250 पे लगा दिया। अच्छी खासी अमाउंट में हम 10-15 दोस्तों ने बाय किया था। अच्छा। कोई 2-3 दिन बाद वो सारा एसएल हिट हो गया। उसके बाद फिर जो रिफ है आपने देख लिया होगा 0.33 इस पे गया है। तो ये उनको असल में अगर आपने बड़ी अमाउंट में बाई की हो तो उनके ऑर्डर बुक में वहाँ पे आ जाता है आपका एसएल कहाँ पे, तो वो अल्टीमेटली एसएल हिट होते ही होता है। तो ज़रूरी है कि आप जो है अच्छी खासी अमाउंट से हम ट्रेड करें तो इसको डाटा को हाइड रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए। बिल्कुल। दैट्स आई होप के लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि मैनुअल टीपीस देने में और जो नोटिफिकेशन दी जाती है उसमें टीपीस में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन किया गया है कि क्या हम एंट्री ले लें उस वक्त जब कॉइन पंप कर जाता है। इसका ऑलरेडी अहमद भाई आंसर दे चुके हैं कि अगर 1-8% ऊपर जाता है तो आप एंट्री ले सकते हैं।
लेकिन अगर कॉइन बहुत ज्यादा ऊपर पंप कर जाता है तब आप ना लें, तब आप वेट कर जाएं। अच्छा, टाइम फ्रेम के बारे में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेड्स? अहमद भाई क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी अदनान भाई, टाइम फ्रेम का तो हमने बता दिया ना, उससे पहले भी ये क्वेश्चन आ गया था कि क्रिप्टो में तो कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, यानी बस जिस टाइम भी जो है ना तो सेटअप बन जाए तो हम पहले से जो है ना तो मल्टीपल ट्रेड्स को देख रहे होते हैं कि कौन सा ट्रेड अच्छा जा रहा है, फिर उसके बाद जो है ना तो हम बिटकॉइन को देखते हैं कि वो किस तरह जा रहा है, सब कुछ देख के फिर उसके बाद जो है ना तो अब फॉर एग्जांपल रात को मैंने कल सिग्नल दिया था, तो आज सुबह जो है ना तो अगर वो सिग्नल मैं सुबह देता तो किसी और हिसाब से वो होता, क्योंकि कल उसी कॉइन को मैं शाम से मॉनिटर कर रहा था कि भाई जो है ना तो हमने इसको कब देना है। अक्सर लोग पूछते थे कि आपने रात को सिग्नल देना है या नहीं, तो अब अगर मैं उनको कहता कि मैंने रात को सिग्नल देना है और वो लोग जो है ना तो सारे रात जो है ना तो वो जागे रहे हैं और सुबह तक मैंने सिग्नल ना देता, तो वो सुबह जो है ना तो ग्रुप में सब मुझे बुरा भला कहते कि आपने कहा था कि हम जो है ना तो सिग्नल देंगे और सिग्नल नहीं आया। तो इस वजह से मैंने उनको कहा कि भाई सेटअप मैंने सब कुछ, मैं स्क्रीन के सामने बैठा हुआ हूँ, जब भी जो है ना तो मुझे लगेगा कि अब सिग्नल देना चाहिए तो मैं उस टाइम सिग्नल दूंगा। तो अच्छा अहमद इन भाई, मैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझा था, ये तो ऑलरेडी हम आंसर कर चुके हैं। मैं क्वेश्चन को ये समझा था कि कितना टाइम लग जाता है ट्रेड्स को मुकम्मल होने में। अच्छा 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 जी, तो अक्सर जो है ना तो कम टाइम ही लगता है, लेकिन कभी कभार क्रिप्टो है तो इसमें 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, तो कभी कभार सिग्नल जो है ना तो एसएल में चला जाता है, कभी अक्सर जो है तो टीपी में चला जाता है, कभी कभार एसएल, कभी कभार जो है ना तो स्टक हो जाता है, मार्केट जो है ना तो बिल्कुल जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके उलट चली जाती है। तो अक्सर जो है ना तो मैं डे ट्रेड्स देता हूँ, जो है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 दिन में जो है तो वो कंप्लीट हो जाता है ठीक है। टीपी। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने देखा था जब मैं कल एक्टिव था प्रीमियम चैट के अंदर, एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि हाउ डू यू मेक श्योर कि ये ट्रेड्स हलाल हैं, शरिया कंप्लाइंट हैं, तो वो चीज़ आप कैसे चेक करते हैं अहमद भाई? अदनान भाई, मैं तो मेरे साथ तो एक बॉट है, वो एक मुफ्ती साहब ने बनाया है, मुफ्ती अवैस पराचा, शायद जो है ना तो बहुत सारे ऑडियंस को पता भी होगा उनके बारे में, क्योंकि वो कई सालों से जो है तो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। उन्होंने क्रिप्टो के लिए किताबें भी लिखी है, उस पर शरी के क्रिप्टो की शरी हैसियत क्या है, तो उन्होंने जो है ना तो बाइनांस के जितने भी लिस्ट है कॉइन्स की, उन पर जो है ना तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है ना तो एक बोर्ड बनाया हुआ है, उसके पास जो है ना तो सारा डेटा होता है, तो उसने एक एक करके जो है ना तो उसमें वो सारा डेटा डाला हुआ है, तो हम वहाँ पर भी चेक करते हैं और मैनुअली भी चेक करते हैं कि ये हलाल है या हराम, तो फिर उसके बाद जो है ना तो हम ट्रेड सेटअप देते हैं। सही है, चलें, अच्छा आपने बता दिया। अगर लोग इसके बारे में सर्च करना चाहते हैं तो काइंडली खुद भी आप सर्च करें जिन मुफ्ती साहब के बारे में अहमद भाई ने बताया है, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या फाइंडिंग्स थी, ताकि हम भी अपनी रिसर्च मजीद कर सकें। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी ट्रेड ना दी जाए जिसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट शामिल हो जो उसको हराम करार दे दे। लेकिन वी आर ऑल ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो आपको खुली इजाज़त है कि अगर कोई ऐसी ट्रेड हो, आपको लगता हो कि ये हलाल ट्रेड नहीं है, तो आप आगे हमारे ग्रुप के अंदर लिख सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, ट्विटर पे जाके मुझे टैग कर सकते हैं। आई विल बी स्ट्रेट देयर आंसरिंग योर क्वेश्चन। सो हम एज अ कम्युनिटी इस चीज़ को लेके चलना चाहते हैं और हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि कोई ऐसी ट्रेड ना दी जाए जो शरिया कंप्लाइंट ना हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आर ट्रेड्स लिमिटेड टू द चैलेंज सेक्शन और ऑल अहमद नूर ट्रेड्स इंक्लूडेड? तो अहमद भाई, जो आप जितनी ट्रेड्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि सारी आपकी चैलेंज की ट्रेड्स होती हैं या कुछ चैलेंज के अलावा भी ट्रेड्स होती हैं? जी अदनान भाई, मैं जो भी सिग्नल देता हूँ चैलेंज वाले सेक्शन पे, तो वो जो है ना तो चैनल के लिए होंगे, और जो मैं उसके यानी दूसरे सेक्शन में देता हूँ जिस तरह के स्विंग ट्रेड्स हो गए, डे ट्रेड्स हो गए, स्कैल्पिंग हो गई, तो वो जो है ना तो वो इससे अलग है, तो उनका इसके साथ कोई काम नहीं है। तो सारे ट्रेड्स जो है ना तो वो चैलेंज के लिए नहीं होते। बिल्कुल, तो इसीलिए सबको मशवरा ये होगा कि आपके पास अगर $1000 का पोर्टफोलियो है तो आप चैलेंज को जरूर करें, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो जो है ना रिस्क मैनेजमेंट करें, क्योंकि सिर्फ अहमद भाई का जो है वो चैलेंज नहीं चल रहा, हमारे बाकी ट्रेड भी चल रहे हैं, प्लेटिनम के ट्रेड चल रहे हैं, और इसमें स्विंग ट्रेड्स बड़े जबरदस्त होते हैं जो हमारे हसन तारिक भाई देते हैं, और उस स्विंग ट्रेड्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन वो ट्रेड्स आपने देखा है कि पिछले कई अरसे से हमने उस पर भी बहुत ज्यादा रिटर्न्स बनाए हैं, और हमारी पुरानी पॉडकास्ट में हम वही चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे प्रीमियम के अंदर इस वक्त बहुत जबरदस्त चल रहे हैं हमारे सिग्नल्स, जिसमें हमजा अली उसको लीड कर रहे हैं। हमजा की अच्छी बात यह है
कि ये आपके साथ हर वक्त इन टच होते हैं, आपके साथ ये सेशंस भी कर रहे होते हैं, आपके सवालों के जवाब भी दे रहे होते हैं, और इनके ट्रेड्स भी काफी प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। हमजा जरा बताएंगे इस महीने आपने कितने ट्रेड्स दिए और कितने ट्रेड्स इस वक्त प्रॉफिटेबल चल रहे हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने इस वक्त अब तक जो है ना, इस मंथ में मैंने 5 से 6 सिग्नल्स दिए, जिसमें से 2 सिग्नल्स के खाली स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, एक आज हुआ है और एक जो है ना पहले हुआ है। बस बाकी सारे प्रॉफिटेबल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मंथ ज़्यादा ट्रेड्स इस वजह से नहीं दी क्योंकि बीटीसी थोड़ा सा क्रिटिकल रहा है। मैंने इसकी अपडेट ऑलरेडी दे भी दी थी कि बीटीसी 15 सितंबर तक थोड़ा सा बेरिश रहेगा, उसके बाद जो है ना इसमें बुलिश मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो इसके आज के बाद से उम्मीद है कि सेटअप्स अच्छे मिलेंगे और मैं इंशाल्लाह स्कैल्प्स वगैरह और स्विंग ट्रेड्स देना शेयर करना जो है ना शुरू कर दूंगा। सही है। आपके ट्रेड्स बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पिछले महीने के जो ट्रेड्स थे वो शीट मैं आपके साथ अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। गिव मी जस्ट अ मोमेंट। जी, ये मेरी स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही होगी। ये हमने डैशबोर्ड बनाया हुआ है अपने सिग्नल्स का, और ये सारी जो ट्रेड्स हैं ये क्लोज्ड हो चुके हैं। सो हमें ट्रेड शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस पे हम प्रॉफिट बना चुके हैं। या अगस्त का महीना आपको नज़र आ रहा है। अगस्त के महीने में आप देख सकते हैं कि ये हमारे 4 एनालिस्ट हैं, असैसिन, हसन, अहमद और हमजा। इनमें से जो ब्लू में आपको नज़र आ रही है ये सक्सेस नज़र आ रही है, और ये आपको दूसरा जो कलर है ये लॉस का नज़र आ रहा है। तो इसमें माशाल्लाह अहमद भाई के और हसन के सारे सिग्नल्स जो थे जो इन्होंने क्लोज करवाए हैं 100% प्रॉफिट पे क्लोज करवाए हैं। असैसिन ने 75% प्रॉफिट पे क्लोज करवाए हैं, और हमजा ने 82% प्रॉफिट पे क्लोज करवाए हैं। अब टोटल कितने सिग्नल्स दिए ये आपके सामने नजर आ रहा है। हमजा ज्यादातर स्काल्प ट्रेडिंग करते हैं, तो 14 इन्होंने स्काल्प ट्रेडिंग के किए थे, और 14 के 14 जो थे इनमें से कुछ आपके लॉसेस में गए हैं लेकिन ज्यादातर प्रॉफिटेबल गए हैं। देख सकते हैं 82% है। इस तरह अहमद भाई के भी आप सारे ट्रेड देख सकते हैं। इन्होंने 11 ट्रेड जो दिए थे वो स्पॉट सिग्नल के थे, सारे प्रॉफिटेबल गए हैं, और ग्रीन के प्लेटिनम सिग्नल से 2 थे, ये भी प्रॉफिटेबल गए हैं। और 1000 से $10,000 वाले इन्होंने 3 ट्रेड्स दिए थे पिछले महीने, तो 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल गए थे। एक आरएसआर का ट्रेड था जो कि हमारा नेगेटिव गया था, उसको भी हम प्रॉफिटेबल तो नहीं लेके आ सके लेकिन हम ब्रेक इवन पे ले आए थे उसको, और अभी हमारा एक नया ट्रेड चल रहा है। हसन तारिक के ट्रेड्स सबसे अच्छे मुझे लगते हैं व्हेन इट कम्स टू स्विंग ट्रेड्स। प्लेटिनम में इन्होंने 7 ट्रेड्स दिए थे पिछले महीने, और 7 के साथ प्रॉफिटेबल गए हैं। और प्रॉफिट्स क्या हैं ये आप चेक कर सकते हैं, नीचे नजर आ रहा होगा आपको। पिछले महीने एनएमआर का इन्होंने ट्रेड दिया था, 60% प्रॉफिटेबल गया है ये। उसके बाद आरआईएफ का ट्रेड था, 35% प्रॉफिटेबल गया है। डस का जो स्विंग ट्रेड था ये भी इनका था 29%, एनएफपी 29%, साइबर 24%। सो व्हेन आई से कि ही इज द गोट व्हेन इट कम्स टू स्विंग ट्रेड, ही इज। और इसमें आपको लॉसेस भी नजर आ रहे हैं, ये भी हम आपसे हाइड नहीं रखते। लॉसेस -10% पे गया था, 4000 से 8000 चैलेंज जो असैसिन ने स्टार्ट किया हुआ है, और उसमें -10% गया था। आप सिर्फ असैसिन के अगर ट्रेड देखना चाहते हैं तो यहां से हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ असैसिन ओनली, और इसमें आपको असैसिन की प्रॉफिटेबल ट्रेड नजर आएंगे कि 4000 से 8000 में इनका YGG का ट्रेड था, 12% गया है। रैट का ट्रेड 8% प्रॉफिटेबल गया है, और TRB का ट्रेड 3% प्रॉफिटेबल गया है। और जो एक नेगेटिव में गया है वो गया था हमारा ID का ट्रेड था जो नेगेटिव में गया था। तो ये सारा डेटा आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम चेक एंड बैलेंस जरूर रखते हैं, और इस महीने का ट्रेड जो है वो भी हम आपको मंथ के एंड में शेयर कर देंगे, किसने क्या प्रॉफिट बनाया है, किसने क्या लॉस बनाया है। तो एक क्वेश्चन असैसिन बहुत से लोग कर रहे हैं अबाउट 4000 से $8000 चैलेंज के हवाले से, तो उस बारे में क्वेश्चन करें कि क्या टाइम फ्रेम हम अपने जहन में रखें, तो कब तक ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले एज यू नो कि उस चैलेंज को आई एम टेकिंग एज अ स्विंग, तो मैं ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स पे ज़्यादा उसमें फोकस नहीं कर रहा, वो उसके अलग सेक्शंस हैं। तो आई एम पर्सनली आइंग बाय एंड ऑफ दिस ईयर, जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें मार्केट होपफुली बुलिश जाएगी एंड वी ट्राई टू एग्जिट। एंड कोई भी डिप्स में आया आई प्लान टू ऐड सम मिड कैप टोकन्स, और वो इजीली हमें 50-60% मूव देंगे। तो 1-2 स्विंग ट्रेड्स ऑलरेडी एक्टिव हैं, तो वहाँ से बाय एंड ऑफ दिस ईयर आई प्लान टू एग्जिट।
ठीक है। और ये असैसिन जो आप मार्केट अपडेट्स देते रहते हैं उसमें आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन के हवाले से कि मार्केट किधर जा रही है, और आपकी पास की प्रिडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा ऑन पॉइंट थी, और प्लेटिनम मेंबर जितने भी आपको फॉलो करते हैं दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर एनालिसिस। आपने बिल्कुल सही प्रिडिक्शन की थी बिटकॉइन के हवाले से कि जो अगस्त का एंड होगा उसमें मार्केट चौपी होगी, सितंबर के पहले हफ्ते तक मार्केट चौपी होगी, उसके बाद मार्केट बेहतर होगी, और हमने वैसे ही देखा, वैसे ही हुआ है। तो ये आपको असैसिन कैसे पता चलता है मार्केट की मूवमेंट का? आप पुराना डेटा देख के आप ये एनालाइज करते हो, या आप मार्केट में दूसरे फंडामेंटल फैक्टर्स को देख के एनालाइज करते हो? इस चीज़ के बारे में भी मैंने मार्केट एनालिसिस में ही पोस्ट किया था। आई आई पोस्टेड अ चार्ट जो आपके मार्च ऑनवर्ड से हर महीने के, अगर आप मंथली कैंडल ओपनिंग देखें एंड मंथली कैंडल क्लोजिंग देखें ना, तो आपको एक ही रिदम नज़र आया बिटकॉइन में, विच वाज आपका फर्स्ट वीक पहले 7 से 8-10 दिन आपका बेरिश जाते हैं, आपकी अच्छी खासी मार्केट डिप होती है। स्पेशली अगर आप जून, जुलाई एंड अगस्त में देखें, आपका हैवी आपको डंप्स मिले थे, एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा चॉपी जोन में रहती है 2-3 दिन बाद, और वही जो आपका डंप होता है वो आपका ऑलमोस्ट कवर बैक हो जाता है। एंड जब वो कवर बैक होता है आपको एक अच्छी मंथली क्लोजिंग मिलती है, लेकिन ऑलवेज आपके बेयर्स जो होते हैं मार्केट में, दे टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन बुल, एंड मंथली क्लोजिंग आपको काफ़ी वीक मिलती है। तो सिमिलरली अगस्त में भी यही हुआ था। मैंने आप बोला था कि आपका जो सेकंड सेकंड वीक के एंड से लेकर थर्ड वीक तक आपको बुलिश रेंज मिलेगी, जो कि बिटकॉइन ने अच्छा खासा पंप दिया था। उसके बाद लास्ट जो 24-25 ऑनवर्ड्स टिल एंड ऑफ द मंथ एंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपको बेरिश मिलेगा। वैसे ही बिटकॉइन बेरिश गया, उसने सेम प्राइस एक्शन एंड रिदम जो पिछले 5-6 महीने से प्ले आउट कर रहा है वैसे किया, एंड उसके बाद अभी अच्छा जा रहा है। लेकिन अगेन नेक्स्ट वीक अभी FOMC आ रही है जो अच्छा एक पिवट पॉइंट दे सकती है। अगर इफ़ वी गेट एक्सपेक्टेड डेटा तो वी कैन सी अ रिट्रेसमेंट, लेकिन अगर 50 बेस पॉइंट से उन्होंने FOMC डिक्रीज कर दी, देन वी कैन सी अ गुड पंप। लेकिन मैंने आज मार्केट अपडेट में भी एक चार्ट पोस्ट किया था, विच वाज बेसिकली जो करंट रेंज पे बिटकॉइन चल रहा है वो आपकी हमारी एक मिड रेंज बन रही है। अगर बिटकॉइन वीकली पे इसको 60, देन ओनली बिटकॉइन कैन गो अप, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट करते तो बिटकॉइन कैन कम अगेन बैक टू 52 से $54,000 की रेंज पे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका FOMC क्या आने वाला है और हमारी परसों की वीकली कैंडल क्लोजिंग क्या होगी। आप इसके बारे में बात करें ना जो आपने चैट ये शेयर किया है। एग्जैक्टली, इट्स अ क्रिटिकल सप्लाई जोन। अगर इसको फ्लिप कर दे, डिमांड ले लेगा, वो अपने दोबारा 66-67,000 पे जा सकता है टू मेक अ हायर लो। तो आपको क्या लगता है FOMC की जो मीटिंग है, मुझे तो लगता है कि 25 बेस पॉइंट्स कम करेंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ, एज एक्सपेक्टेड फोरकास्टेड भी यही है कि 25 बेस पॉइंट कम करेंगे। उसमें अब FOMC CPI का आप देखें, इट इज़ टोटली ऑपोजिट के होता है। अगर मैंने ये 5-7 महीने पहले, 1 साल पहले भी ये बात की हुई है, जो OGs मेंबर हैं उनको पता होगा कि गुड न्यूज़ इज़ बैड एंड बैड न्यूज़ इज़ गुड। अगर अभी देखें 25 बेस पॉइंट हो रहे हैं डिक्रीज, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीज बाय 25 बेस पॉइंट्स। तो अगर उससे पहले मार्केट में पंप आता है तो ये ऑल्दो 25 बेस पॉइंट इज़ बुलिश, उसके बाद मार्केट डंप कर जाएगी, इट्स सिंपल। लेकिन अगर 50 बेस पॉइंट्स का आता है और उससे पहले मार्केट चोपी एंड बेरिश होती है तो वो ऑब्वियसली पंप कर देंगे। तो जो भी अच्छी न्यूज़ है वो आपको प्राइस एक्शन में शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश रन देती है, अगर अब बैड न्यूज़ है तो आपको इवेंचुअली अच्छी न्यूज़ दे देती है। और आप इसको अगर देखें भी ना, FOMCs को, CPIs को चार्ट करके देखें पहले कब कब हुए थे, और उसको 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो उसका पंप उसकी न्यूज़ से 2-3 दिन पहले ही आपको पंप या डंप नज़र आ जाता है। एंड जैसे ही वो न्यूज़ प्ले आउट होती है, आफ्टर सम आवर्स या कह लें 1-2 दिन बाद, आपको दोबारा कंटिन्यूस रैली मिलती है, चाहे वो बेरिश हो या बुलिश हो। सो ये शॉर्ट टर्म कैटलिस्ट होते हैं, इट डजंट इफेक्ट दैट मच अनलेस आपका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन डिक्रीज या इंक्रीज हो। अच्छा, यही जो बात आपको असैसिन बता रहे हैं, मैं थोड़ा विजुअल किस्म का बंदा हूं, मैं डेटा को देख को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। आपने देखा होगा कि पिछले कई अरसे से 2022 से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। देखें कहाँ पे इंटरेस्ट लेके गए हैं। अभी 26 जुलाई 2023 से 5.5% पे इंटरेस्ट रेट है, और ये आप सीधी लाइन देख रहे हैं। ये इंटरेस्ट रेट इन्होंने नीचे नहीं गिराए। क्यों नहीं गिराए?
क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब बात ये हो रही है कि यार इन्फ्लेशन के बाद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, इसका नुकसान मार्केट में क्या होता है, लोगों की जॉब जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि बोरोविंग आपकी महंगी होती है, बैंक से आप कर्जा उधार वगैरह ले नहीं सकते हो, तो लोग जो है इन्वेस्टमेंट्स करना कम कर देते हैं। आप देखते हैं कि प्राइस ऑफ गुड्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग इतना चीज़ें खरीद नहीं रहे होते। तो जब लोगों की जॉब्स वगैरह गिरना शुरू होती हैं, जॉब नीचे आती हैं, तब ये डिसाइड करते हैं यार इंटरेस्ट रेट हमने कम करना है। फिर ये इंटरेस्ट रेट कम करने की अभी खबरें आ रही हैं कि अगले हफ्ते जो मीटिंग होगी, इसमें सिर्फ 25 बेस पॉइंट्स गिराएंगे। 25 बेस पॉइंट्स का मतलब होता है 0.25%। तो अगर ये हल्का सा 0.25% गिराते हैं तो मार्केट इस पे क्या बुलिश मोमेंटम लेगी, वो असैसिन एक्सप्लेन कर रहे थे। और जैन, आपसे क्वेश्चन है, आप इन चार्ट्स को बड़ा देखते हो, आपको पता है लास्ट टाइम कब इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम हाई रहे हैं अमेरिका के अंदर? जी अदनान भाई, तो मैंने अमेरिका की मार्केट इतनी नहीं क्लोजली फॉलो की है इन द पास्ट, सो आई गेस आप ही मुझे बताएंगे कि कब लास्ट टाइम फॉलो हुआ था। ये मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे चेक करें, अमेरिका में ऑल टाइम हाई मार्केट गई थी इंटरेस्ट के मामले में, 20% पे गई थी। और 20% का मतलब था कि इस टाइम पे लोगों ने घर खरीदना कम कर दिए थे, क्योंकि घर इतने महंगे हो गए थे इंटरेस्ट रेट की वजह से कि मार्केट को जो है ना एक डंप लेना पड़ा था। अभी मार्केट बहुत नीचे आई है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट के मामले में, तो लोग यहाँ भी इतनी शोर मचा रहे हैं कि यार इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप जूम आउट करते हैं तो आपको लगेगा पता कि इस टाइम पे अगर आपने घर खरीदे होते, पहली बात तो आपकी इतनी औकात नहीं थी। अगर आप 1 लाख का भी घर लेते तो उसके ऊपर तकरीबन 10 लाख से 12 लाख आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते। अभी आप जो घर लेते हैं 5.5% पे अमेरिका के अंदर, तो अगर वो घर आप लेते हैं, फर्ज करें 4 लाख का घर है, तो तकरीबन उसके ऊपर आप 4 से 5 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और जब ये इंटरेस्ट रेट गिरता है, जो कि आपने देखा था मार्केट में गिरा था, ये देखें मार्केट कहाँ पे आई थी, कहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट आपका गिरा हुआ था, तो लोगों ने यहाँ पे घर उठाए थे और अभी वो मजे से बैठे हुए हैं, कम पैसों पे मॉर्गेज पे कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, क्योंकि इससे हर चीज, सारी मार्केट जुड़ी हुई है। और अक्सर लोगों ने एक और सवाल किया है ग्रुप के अंदर, हमारे ज्यादातर प्लेटिनम मेंबर्स ने सवाल किया था कि ट्रंप या कमाला हारिस, इन दोनों में से कौन है जो क्रिप्टो के लिए बेहतर साबित होगा। तो पहले तो मैं अपना एनालिसिस देना चाहूंगा, उसके बाद हमारे जितने भी माशाल्लाह ग्रुप मेंबर्स हैं, आप भी अपना अपना एनालिसिस दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कैसे इफेक्ट करेगी पॉलिटिक्स हमारे क्रिप्टो को। तो मुझे लगता है कि जो ट्रम्प था और जो कमाला हारिस थी, अगर आप उसके 2018 और 19 के इंटरव्यू निकाल के देखें ट्रम्प के, तो ट्रम्प भी जो है वो क्रिप्टो को गालियां देता था, ट्रम्प के भी नेगेटिव थॉट्स होते थे क्रिप्टो को लेके। लेकिन ट्रम्प ने भी अपनी टोन चेंज की है, जैसे जेपी मॉर्गन चेज वालों ने अपनी टोन चेंज की है, जैसे ब्लैक रॉक वालों ने अपनी टोन चेंज की है, एसईसी वाले ऐसे अपनी टोन चेंज कर रहे हैं। तो हमें तो पहले से पता था कि इन लोगों ने आना है, क्योंकि पैसा जहां पे होता है ये लोग आते हैं। अब एक बात यह है कि ट्रंप को क्रिप्टो की जरूरत है, क्रिप्टो को ट्रंप की जरूरत नहीं है। सेम इज द केस विद कमाला हारिस, कमाला को क्रिप्टो की जरूरत है, क्रिप्टो ऑडियंस की जरूरत है, क्रिप्टो को इन लोगों की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिहाज से अगर ट्रंप आता है तो क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बूम होगा, क्योंकि ट्रंप को तो खैर क्रिप्टो का इतना पता ना हो, लेकिन उसके जो 2 बेटे पीछे बैठे हुए हैं वो क्रिप्टो के अंदर बहुत ज्यादा इन है। और मजे की बात यह है कि हमारी पॉडकास्ट आज सैटरडे को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब ये पॉडकास्ट आपके सामने आएगी मंडे को, तो उसमें आपको एक चीज नजर आएगी, एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये 16 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। इसके हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, सिर्फ आपको ये न्यूज बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो 2 बेटे हैं, एक का नाम एरिक है, दूसरे का नाम डोनाल्ड ट्रंप जूनियर है, ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है वो प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। और ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए तो एक तरह से हलाल नहीं है, एक तरह क्या, ये हलाल है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर वो बोरोविंग और लेंडिंग सर्विसेज ऑफर करेंगे जिसमें इंटरेस्ट आ जाएगा सीधा सीधा, और ये बैंकिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं ये लोग। तो अब बैंकिंग सिस्टम वाले जो है पैसा लगा रहे हैं कमाला हारिस के ऊपर। अब कमाला हारिस के ऊपर जो है बहुत से लोग पैसे लगा रहे हैं, और इनको आप समझ सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल वाले भी फंडिंग करते हैं, टेक सेक्टर वाले भी फंडिंग करते हैं। अभी पिछले दिनों में फंडिंग चल रही थी एआई की जो कंपनीज हैं, जिसमें एनवीडिया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है और जिसमें एप्पल है। इनका व्हाइट हाउस में जो है एक मीटिंग हुई थी, जिसके ऊपर ये अगले 5 सालों के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं कि हम अपने डेटा सेंटर्स को जो एआई के लिए चाहिए वो कहां पे लेके जाएंगे। तो अब एआई के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, जरूर जाएंगे, डेटा सेंटर्स के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, और ये हम अपने ग्रुप पे मेंशन भी कर रहे हैं। इसी तरह कमाला हारिस की भी टोन चेंज हो रही है।
क्योंकि कल ही न्यूज आई थी, एसईसी का जो चेयरमैन है गेंसलर, उसने कहा है कि हमने पिछले दिनों में जितने भी क्रिप्टो को सिक्योरिटीज कहा था, हमारे से गलती हो गई थी। अब ये गलती कह के तो निकल आते हैं, इनको तो कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान होता है उस अवाम का जो इनको सुन रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो को इन दोनों की जरूरत नहीं है, इन दोनों को क्रिप्टो की जरूरत है। अब ये किस तरह से अवाम को लेके चलेंगे, ये वक्त बताएगा, आने वाले दिन बताएंगे। ये मेरा एनालिसिस था। अब आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय शेयर करें। हसन तारिक, आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप बहुत क्लोज आई रखते हैं जरा मार्केट के ऊपर फंडामेंटल तरीके से। खान भाई, मैंने तो जो ये लास्ट वीक जो डिबेट हुई है वो सुनी है, बाकी आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, तो उसमें मुझे जो है वो 50-50 लगा। उसके अलावा मैंने कुछ और न्यूज़ सुनी है कि जो कमाला हैरिस हैं वो भी जो क्रिप्टो की रेगुलेशंस और इस तरह की उनसे डोनेशंस जो है ना एक्सेप्ट कर रही हैं। तो वही अल्टीमेटली बात ही है कि ट्रंप आए ना आए, कमाला हैरिस आए ना आए, तो इन चीज़ों को, मार्केट को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मार्केट इससे पहले भी इन फैक्टर्स के बिना भी, ETF के बगैर भी जो है वो बुल रन आता रहा है। तो अल्टीमेटली मार्केट अपना जो है मूव देगी, लेकिन इन लोगों को कैच करने के लिए और वोट के लिए क्रिप्टो की ज़रूरत ज़रूर है। तो बस मेरा यही POV है इसके बारे में। ज़्यादा फिर आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप उधर रह रहे हैं और आपको ज़्यादा वो इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स का आइडिया। जी जी, असैसिन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Well, as Hassan has mentioned again, elections पहले भी आए हैं, bull run पहले भी आए हैं, regardless. But I personally think कि most likely Kamala Harris would win the elections. But again, tables can turn at any time. मैंने तो इनफैक्ट जुलाई में अपने फोन में नोट लिख दिया था कि Kamala Harris would win the next presidential election. वो अगर जीते तो मैं शेयर करूंगा कभी। Anywho, मार्केट तो खैर चलेगी, अगर उस पर कोई बुलिश या बेरिश एस्पेक्ट आता भी है, इट वुडंट लास्ट मोर देन अ वीक और टू। अगेन होते हैं मैनिपुलेशंस में इनकी तरफ से ही होते हैं, तो इट वुडंट लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, एक चीज मजे की आई है, आप अगर स्पीचेस सुनेंगे कि ट्रंप ने ना बहुत लूज बॉल्स फेंकी थी, क्योंकि एक स्पीच के अंदर कहता है कि हमारी एक स्टेट है जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स आके जो है ना वो कुत्ते और बिल्लियां खा रहे हैं लोगों की। तो उस पे उसका काफी मजाक उड़ाया गया है। लोग कह रहे हैं यार ट्रंप क्या हो गया, तू पागल तो नहीं हो गया? तो अगले दिन फिर ट्रंप कहता है मैंने आइंदा के बाद जो है कोई स्पीच नहीं करनी कमाला के साथ, पीछे हो गया। ये 2 दिन पहले की न्यूज थी, आज न्यूज आई है कि वो तैयार हो गया है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इलेक्शंस कौन जीतेगा, लेकिन मैं असैसिन के साथ एग्री करूंगा। मुझे पर्सनली लगता है कि कमाला जो है वो जीत जाएगी, क्योंकि उसको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रही है। और मार्केट में आपने देखना होगा, इसीलिए कहते हैं किसी भी मीम कॉइन्स के अंदर ना जाएं। जो लोग मेगा के नाम से एक मीम कॉइन था जो ट्रंप के नाम पे इन्होंने लॉन्च किया था, जब ट्रंप को गोली लगी थी तो लोगों को लग गया था कि अब ये ट्रंप बच गया, तो वो मेगा आपने देखा होगा मीम कॉइन ऊपर चला गया था। अब जब ट्रंप स्पीच में थोड़ा सा पीछे रह गया तो वो मीम कॉइन थोड़ा गिरना शुरू हो गया। तो ये स्पेक्यूलेशन होती है, इस तरह के मीम कॉइन से दूर रहें। इस्लामिकली ये चीज हलाल भी नहीं है। हमेशा सॉलिड प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। हमारी पॉडकास्ट भी काफी लंबी हो चुकी है, तो इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। लेकिन खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमारे प्लेटिनम मेंबर्स ने मांगी थी, कि काफी लोगों के पोर्टफोलियो पिछले 6-7 महीने से नीचे गए थे। उसमें से फिर हमने टेस्ट रन किया था, 2 मेंबर से बात की थी, जिसमें हमजा अली ने इन दोनों मेंबर्स से राब्ता किया था। उन मेंबर्स के तो हम आपको नाम नहीं बताएंगे, उनकी हम इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखेंगे, लेकिन हमजा अली शेयर करेंगे कि उन मेंबर्स के पोर्टफोलियो कितने नीचे आए थे, और फिर असैसिन और हमारे हसन भाई उसके ऊपर आपको गाइडेंस देंगे तो क्या करना चाहिए। तो हमजा भाई जरा आप बताएं कि आपने उन 2 हमारे प्लेटिनम मेंबर्स से डिस्कशन करके क्या सीखा था, क्या उनके पोर्टफोलियो की सिचुएशन है और उसको कैसे हैंडल करना है। जी, उनके मैंने सारे कॉइन्स के एनालिसिस किए थे। उन सारों के कॉइन्स का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ऑलमोस्ट 40%, 40-50% नेगेटिव, 50% से ज़्यादा नहीं है। दोनों के मैंने देखे, एक का 45% नेगेटिव था और एक का 49% नेगेटिव था। ठीक है, तो ये कौन से प्लेटिनम के सिग्नल्स थे, प्रीमियम के थे, या ये स्विंग ट्रेड्स थे या स्पॉट सिग्नल्स थे, कौन से सिग्नल्स थे? इसमें ये मिक्स सिग्नल्स थे, प्लेटिनम के सिग्नल्स भी थे, स्विंग ट्रेड्स भी थी, मिक्स ट्रेड्स थी। ये मुझे उन्होंने नहीं बताया कि ये स्विंग ट्रेड्स ली थी, उनको याद भी नहीं था कि ये स्विंग में से ली थी या प्लेटिनम में से ली थी। लेकिन ऑन एवरेज 49%, 50% जो है नेगेटिव है ओवरऑल। मैं अपने एंड से एक चीज़ शेयर कर देता हूँ एज एन एग्जांपल।
ओके, अगर किसी का भी कोई भी कॉइन, कोई भी इन्वेस्टमेंट इट्स डाउन बाय 50%, व्हिच मींस इट जस्ट नीड 2x, बेसिकली एक 100% पंप बाय मार्केट प्राइस है, और आपका वो ब्रेक इवन पे आ जाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस कॉइन रेयर, जो कि हसन ने भी दिया था, मैंने भी दिया था एज अ स्विंग ट्रेड। मैंने पहले दिया था तो वो वहां से ज़्यादा डंप किया था। आई विल शो यू फ्रॉम दिस प्लेस। आई थिंक मेरा कहीं इधर से ना एंट्री थी, तो वो हाँ, यहाँ से, 0.20, हाँ। हाँ, यहाँ से देखिए 72% गिरा था। मतलब अगर आपके पास $100 थे एंड $100 आपका $30 पे आ गया। लेकिन आप देखें अगेन, मार्केट जब भी कोई नैरेटिव रैली करती है, वो वहाँ से ही बॉटम आउट करके उसने आपको एक इजी 537%, विच इज़ ऑलमोस्ट 6.5x उसने करके दिया था। तो मेरे भी एक दो स्विंग टीपी 70-80% पे हिट हुए थे, हसन के भी 150-160% हो गए थे। तो अगर किसी का कॉइन इज अराउंड लाइक 50% इन लॉस, इट जस्ट रिक्वायर्स क्या कहते हैं a 2x, a simple 2x to come at a break even, which I think it's easily achievable। बस अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग अगर आपने की है with bull run mindset, तो I would say टोकन। इलाहाबाद नान भी मैं भी बता देता हूँ। बाकी ये बात सेम ही है कि उसको एक ही अगर आपको रेयर की ट्रेड याद हो तो नॉर्मली ये 30% लॉस में गई थी, और उसके बाद देखें तो 160% प्रॉफिट था इसका। तो मतलब कि एक अच्छी मूव जो है वो काफ़ी आपके सारे लॉसेस को ना वाइप आउट करने के लिए। और नॉर्मली जो हमने ये ट्रेड्स देख रहे होंगे ये वही हैं जो हमने मार्च और अप्रैल के बाद एक्वायर किए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अगर हम पिछला एक साल देखें तो काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन रही थी, लेकिन जो अल्टीमेटली एक बड़ा डंप आया वो आया है अप्रैल के बाद ही। तो उस होपफुली जो हम पहले भी डिस्कशन करते रहे हैं जिसमें सारी साइकिल भी आपको एक्सप्लेन करते रहे, तो सितंबर के बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो चीज़ें बेहतर होंगी तो आपको देखेंगे लास्ट टाइम अगर किसी को आइडिया हो तो एक मेरे पास एग्जांपल है शिप की, मुझे याद है लोगों ने अगर उसमें $1000 इन्वेस्ट किए होंगे ना तो वो पता नहीं वो $15-20 रह गए थे। उसके बाद जो है उससे लोगों ने लाखों रुपए बनाए। तो ये हलाल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल इसके लिए काफ़ी है कि आपको आइडिया होना चाहिए। तो एक अच्छा दिन जो है, एक अच्छी पंप जो है वो काफ़ी होगा आपके सारे लॉसेस को वाइप आउट करने के लिए। तो Q4 जो है होपफुली और Q1 जो है 2025 को बहुत बेहतर होगा, चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो ये अल्टीमेटली ये जो इतने लॉस हैं ये सारे वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन असैसिन एंड हसन भाई। असैसिन ने आपको दिखाया चार्ट के अंदर के सारे कॉइन जरूरी नहीं है कि पंप हो जाएं, कुछ कॉइन्स डंप भी ले लेते हैं, लेकिन उसमें आपने रिस्क कैसे मैनेज करना है, और आपने कॉइन का भी उन्होंने दिखाया कि वो कैसे कॉइन ने बाद में पंप कर लिया था। तो बुल रन का हम खुद वेट कर रहे हैं, पिछले 5-6 महीने से वेट कर रहे हैं। बिटकॉइन के अंदर तो हम बुल रन देख चुके हैं, लेकिन ऑल कॉइन्स के अंदर अभी तक बुल रन नहीं आया, और ऑल कॉइन्स के अंदर हम नजर लगा के बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही उसके अंदर बुल रन आएगा सारे लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इसीलिए हमने चैलेंज भी स्टार्ट किया हुआ है ताकि इस बुल रन के अंदर हम इस चैलेंज के अंदर रहते हुए इसको कैप्चर कर सकें। अब आपने देखा होगा कि मार्केट में किसी ने भी इस चैलेंज को स्टार्ट नहीं किया, या अगर किसी ने स्टार्ट किया भी है तो वो चैलेंज कहां से कहां उनका गिर चुका है और वो चैलेंज कामयाब नहीं है। तो हम अपने आप को अकाउंटेबल रख लें, हम सामने आ रहे हैं, आपको अपडेट्स दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इस चैलेंज के अंदर हमसे भी मिस्टेक्स होंगी, आप लोगों से भी मिस्टेक्स होंगी। हमारी गलतियों को आपने माफ करना है, आपकी गलतियों को हमने माफ करना है, और एज अ कम्युनिटी हमने अपने आप को आगे लेके चलना है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू मेक मनी एंड वी आर हियर टू मेक हलाल मनी। तो इसी बात के ऊपर हम अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू टू एवरीवन फ्रॉम आवर टीम फॉर टेकिंग दिस कम्युनिटी फॉरवर्ड। और इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आप सबसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।